नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। फायदे के फंड के इस खास शो में आप सबका बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से हम हफ्ते में जो आपके सामने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बातचीत लेकर के आते हैं, उसको लेकर के आपके साथ इस वीडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस समय हर्षद चेतनवाला जी मौजूद हैं, जिनके साथ बातचीत करेंगे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को लेकर के और बाजार में क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर के। सर, बहुत स्वागत है बिस्तक पे आपका। अन्यमा जी, थैंक यू, धन्यवाद। सर, बातचीत बाजार को लेकर के और म्यूचुअल फंड को लेकर के तो शुरू करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो की शुरुआत एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप से कर लेते हैं, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी वजह जो बाजार में हलचल की है वो डोनाल्ड ट्रंप और उनके दिए गए बयान और उनके लगाए गए टैरिफ है। हालांकि उम्मीद यही थी कि जब व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी तो हो सकता है कोई बड़ी बात निकल के सामने आए। मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन कुछ खास आया नहीं है। बाजार के लिए कैसे इस मुलाकात को देख रहे हैं, क्योंकि दो महाशक्तिशाली देशों के राष्ट्रपति जो हैं 2019 के बाद पहली बार मिले हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप से क्या बातचीत हुई, कुछ क्लियर सामने आया नहीं। और क्या इसका असर टैरिफ्स पर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है, वो भी क्लैरिटी नहीं मिली। कैसे देख रहे हैं बाजार के लिए इसको, क्या असर हुआ है इस मुलाकात का, अगले हफ्ते देखने को मिलेगा क्या? जी, तो देखिए, देखिए, ये जो डिस्कशन जो हुआ है या जो मीट जो हुई है उसका कोई कंक्लूजन नहीं है अब तक। जो हम्म। आप जैसे आपने कहा कि कोई कोई डील अब तक कुछ सामने आई नहीं है। आई थिंक एक सिंपल सा स्टेटमेंट आया है कि डिस्कशन जो है वो प्रोडक्टिव रहे हैं। ठीक है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप इस डील के ऊपर अगर हम बात करें तो इंडिया का फोकस जो है, ठीक है, हम्म। वो प्रीडोमिनेंटली किस तरह से कंक्लूड होता है ये डील उसके ऊपर रहेगा। कहीं ना कहीं बहुत सारे डिस्कशंस हो चुके हैं कि ये इंडिया पे टैरिफ जो है वो एक प्रेशर टैक्टिक था यूएस को, रशिया को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे थॉट प्रोसेस फ्लोट हो रहे हैं। ठीक है, हमारी ये मान्यता है कि आज के समय में अगर आप देखेंगे तो कुछ सेक्टर्स जो है जिन पे हम्म। जो ये 50% का जो टैरिफ का इम्पैक्ट है उस पे ज्यादा है, ना कि हम्म। सारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स पे। राइट। हम्म। ठीक है। प्लस हमको ये भी सोचना है कि हमारे क्या परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। रिस्क, बड़ा रिस्क जो है मैं ये मानता हूँ हो सकता है कि जब ये टैरिफ, अगर टैरिफ के परसेंटेज, ठीक है, आई थिंक ये 27 अगस्त पे कुछ डिसाइड होने वाला है कि या इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है। ठीक है। जिस तरह से हमने इतिहास देखा है तो हमेशा एक्सटेंशन और चेंजेस आते रहे हैं टैरिफ्स में। ठीक है। तो कुछ ज़्यादा उस पर सोच के या फिर कंक्लूड करके आज के समय में मे नॉट बी द राइट डिसीजन। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ सेगमेंट जैसे कि आपका गारमेंट सेगमेंट हो गया, ठीक है, हम्म। वहां पे जो है, यानी टेक्सटाइल हो गया, वहां पे जो है टैरिफ्स का इम्पैक्ट बड़ा है। और जो जो इम्पोर्टेंट चीज उसमें ये है कि ये जो सेक्टर है वहां पे एम्प्लॉयमेंट जो है, ठीक है, उस पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो हम्म। आज के स्टेज पे आई थिंक हमारा सारा फोकस ना कि ये 50% टैरिफ पे होना चाहिए। ठीक है। टैरिफ आएंगे अपने परसेंटेज के हिसाब से आएंगे। ठीक है। उनके 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 रिक्वायरमेंट के अनुकूल आएंगे। जिस तरह से उन्होंने बड़ी वाइजली फार्मा पे टैरिफ कम रखा है क्योंकि वो हम्म। फार्मा जो है उनकी जरूरत है। राइट। ठीक है। तो इसी तरह से आई एम प्रीटी श्योर इंडिया की जो थिंक टैंक है वो भी अपने हिसाब से अपनी रणनीति बनाते होंगे। मेरे हिसाब से एक ही रिस्क है जो है, अगर ये टैरिफ्स जो भी परसेंटेज पे आए, ठीक है, हम्म। एम्प्लॉयमेंट पे जो रिस्क है उसको मिटिगेट करना बहुत जरूरी है। और उसको उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, ना कि टैरिफ के परसेंटेज पे। राइट। जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। जी। लेकिन सर, बाजार जो है वो इस मुलाकात की तरफ देख रहा था काफी उम्मीद भरी निगाहों से, जी क्योंकि मार्केट में हलचल थी। जब से ये टैरिफ लगने शुरू हुए हैं बाजार वॉलेटाइल होता नजर आया है। जी तो मार्केट के लिए ये जी। मुलाकात जो है, जिससे अभी तक कोई ठोस कंक्लूजन निकला नहीं, मार्केट के लिए ये मुलाकात का क्या कंक्लूजन निकालेंगे, कैसा आउटलुक रहेगा बाजार का? सो अब तक जो सुनने में आया है, इट्स लाइक नो पॉजिटिव नो नेगेटिव काइंड ऑफ अ डिस्कशन। हम्म। राइट। उसमें एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब तक जो डिस्कशन से जो आउटकम आया है ये ना पॉजिटिव आया है ना नेगेटिव आया है। ओके। डिटेल्स जब बाहर आएंगी उसके हिसाब से पता चलेगा बाजार किस तरह से बिहेव करेगा।
लेकिन एक एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आई थिंक कल के स्पीच में जो प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंस किया, खास हम्म। करके जो जीएसटी रैशनलाइजेशन पर, आई थिंक इसको बाजार जो है उसको पॉजिटिवली ले सकता है। ये जो एस्पेक्ट है, ये बहुत समय से मार्केट का एक्सपेक्टेशन था। और ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है अगर रैशनलाइजेशन को एक उचित तरीके से प्रेजेंट किया जाए। कहा हम्म। गया है कि ये दिवाली तक आ जाएगा। दिवाली आई थिंक 2 महीने दूर है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इस चीज को पॉजिटिव तरीके से लेता है। और ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म होगा, जो जो ऐसे रिस्क जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको मिटिगेट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर हम देखें ओवरऑल मार्केट का एक एक पहलू ये है कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो जो ये जो अलास्का की मीट है उसका आउटकम क्या होगा। लेकिन पैरेलली इंडिया के साइड पे एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आई है, जो है हम्म। जीएसटी रैशनलाइजेशन की। आई थिंक उससे जो इम्पैक्ट आएगा, और वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, राइट। तो उस वो जो है ना, वो मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज है, मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए, और निवेशकों के लिए भी। जी। जी हाँ, 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है। सर, जीएसटी पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है बाजार के लिए। और वहीं अगर देखा जाए ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर, तो बहुत सारे जो ब्रोकरेजेस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी निगाहें भी भारतीय बाजार पर लगी हुई हैं। अभी हाल ही में एसएनपी की रेटिंग आई थी बाजार के भारतीय इकोनॉमी को लेकर के, जिसने भारत को अपग्रेड कर दिया, बीबीबी माइनस से बीबीबी पॉजिटिव आउटलुक दे दिया और एक स्टेबल आउटलुक दिया। जी। लेकिन दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट आई बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से, जहां पर फंड मैनेजर्स का एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में कहा गया कि भारत को एशिया का सबसे कम पसंदीदा बाजार बताया जा रहा है। हालांकि पहले और दूसरे नंबर पर जापान और चीन को रखा गया है, लेकिन ये यहां पर भारत को सबसे कम पसंदीदा बाजार बताना, आप इत्तेफाक रखते हैं सर? एशिया में सबसे कम पसंदीदा बाजार भारत है। जी, तो इसमें आपके दो प्रश्न हैं, तो पहला वाला प्रश्न मैं लूंगा, ठीक है, और उसके बाद दूसरे पे जाऊंगा। पहला वाला जो है, जो एसएनपी का जो जो भारत के प्रति जो रेटिंग जो बढ़ा है, हम्म। राइट। तो ये जो है, ये हमारे हिसाब से लॉन्ग ड्यू था, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये इम्प्लीमेंट अब हुआ है। ओके, हम्म। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, जहाँ पे ओके इंडिया को एक स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है, खास करके जब इतने इतनी टैरिफ रिलेटेड चर्चा, और खास करके जब इंडियन स्टॉक मार्केट, अगर हम एक साल की बात करें तो हम्म। एक साल में इट इज ऑलमोस्ट फ्लैटिश। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अराउंड 2% अप है, और सेंसेक्स भी आई थिंक वही टाइम पे ऑलमोस्ट फ्लैटिश है, राइट। तो ये भी एक अच्छी अच्छी खबर है भारत के लिए। आते हैं दूसरे प्रश्न पे, जहाँ पे फंड मैनेजर्स के जो पर्सपेक्टिव है, राइट। सो देखिए, फंड मैनेजर्स जो जो और खास करके जहाँ से आप बोल रहे हो, राइट, कि उनके जो अप्रोच जो रहती है, उनका अप्रोच हमेशा रिटर्न्स ओरिएंटेड रहा है, हम्म। राइट, ठीक है। और उनको जहाँ पे जो अट्रैक्टिव मार्केट लगेगा वहाँ पे वे पहले जाके निवेश करना पसंद करते हैं। हम्म। हो सकता है, और वर्षों से कभी कभार इंडिया प्रेफर्ड रहा है, कभी इंडिया प्रेफरेंस नहीं रहा है। खास करके अगर आप बात करें जापान की, तो जापान के स्टॉक मार्केट ने पिछले एक साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया गया है, राइट। तो नो डाउट इसमें जापान को उन्होंने पहले नंबर पे रखा है, और चाइना को दूसरे नंबर पे, राइट। और अगर उनका जो बेंचमार्क जो है, या फिर बैरोमीटर जो है, अगर इंडिया को टटोलने का केवल स्टॉक मार्केट रिटर्न्स है, तो नो डाउट हमारा फ्लैटिश मार्केट है, तो वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको इन्फ्लुएंस करे। लेकिन हमारे व्यू में दो तीन चीजें जो पिछले 2-3 दिनों में हुई है, वो काफी पॉजिटिव है। और ये जो है, इसका इम्प्लीकेशंस जो है, अरुणिमा जी, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आता है। और हम्म। जो हम हम और बहुत सारे आपके शो पे आते हुए बहुत सारे जो यू नो यू नो एडवाइजर्स या फिर फंड मैनेजर्स रहेंगे, वो हमेशा कहते रहते हैं कि इंडिया में अगर आपको निवेश करना है तो अगला 10 से 15 साल में आपको रहना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं उस चीज को री एस्टैब्लिश करती है। जी। सर, वैसे भारतीय बाजार को लेकर के
एक तस्वीर भी मैं सामने रख दूं कि जो घरेलू निवेशक हैं बाजार के, वो अब विदेशी निवेशकों को भी पछाड़ रहे हैं। एफआईआईज को पछाड़ करके डीआईआईज आगे निकल चुके हैं इन्वेस्टमेंट के मामले में। भारत के निवेशक अब भारतीय बाजार पर पूरी तरीके से भरोसा कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल के कुछ आंकड़े भी सामने आए थे जुलाई 2025 को लेकर के, जिसने ये दिखाया है कि डीआईआईज यानी म्यूचुअल फंड हाउसेस और इंश्योरेंस कंपनीज बाजार में विदेशी निवेशकों से ज्यादा इक्विटी होल्ड कर रही है। भारतीय म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज के पास इस समय 72,67,000 करोड़ रुपए का इक्विटी एयूएम है। और उसके अलावा अगर एफआईआई की बात की जाए तो उनका एक्सपोजर जो है इक्विटी का वो 71,96,000 करोड़ रुपए है। तो ये आंकड़े सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ट्रेंड का संकेत दे रहे हैं सर। समझ में आ रहा है कि अब इंडियन म्यूचुअल फंड हाउसेस को ज्यादा भरोसा है इस समय बाजार के ऊपर। हालांकि ये तस्वीर तब है जब बाजार काफी वॉलेटाइल रहा है। जी। तो देखिए, एक चीज तो है कि पिछले 4-5 वर्षों में, खास करके कोविड के बाद, हम्म। जो कंट्रीब्यूशन जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का वो बढ़ा है। खास करके पैसा जो है वो अपना म्यूचुअल फंड्स के थ्रू और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू भी जो है आ रहा है। ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स में जो 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 रिकॉर्ड इन्फ्लोज आते रहे हैं कुछ वर्षों से, ओके, उनका भी कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूशन है। तो हम्म। ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज है, जहां पर अगर आप पिछले कुछ, इसके पहले अगर आप 15-20 वर्ष पहले चले जाएंगे तो भारतीय बाजार, जो स्टॉक मार्केट की पूरी डिपेंडेंसी थी, वो एफआईआईज के फ्लो पे थी। जब हम्म। एफआईआईज का पैसा आएगा तो स्टॉक मार्केट अच्छा करेगा, जब एफआईआईज का पैसा निकल जाएगा तो स्टॉक मार्केट क्रैक या फिर कंसोलिडेट करेगा। हम्म। ये स्थिति आज के समय में नहीं है। और ये एक अच्छी अच्छी साइन है। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो डीआईआई फ्लोज जो बढ़ रहे हैं, वे एक सही उचित टाइम होराइजन के होल्डिंग के हिसाब से चले तो और बेटर होगा। ठीक है, हम्म। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जब स्टॉक मार्केट्स में या फिर कंपनीज में निवेश करते हैं, तो आइडियली आप उन बिजनेसेस में निवेश करते हो जिनको आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करते हुए देखना चाहते हो, और वहीं से आप रिटर्न्स की उम्मीद रखते हो। राइट। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा अंदाजा है कि डीआईआई का कंट्रीब्यूशन और बढ़ेगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पिछले, भले एक साल में अगर हम देखें मार्केट फ्लैटिश रहा है, लेकिन इंडियन निवेशक के पास आज भी इन्वेस्टेबल सरप्लस है। राइट। तो कहीं ना कहीं वे आज भी थोड़ा कैश में बैठे हैं और वो वेट कर हम्म। रहे हैं बेटर अपॉर्चुनिटी का। तो ये जो सिलसिला है, ये यहाँ से लेके बेहतर ही हो सकता है जितना हम समझते हैं। और जितना ये रेशियो इम्प्रूव हो, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है वो इंडियन निवेशकों को आएगी। सिर्फ स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है अरुणिमा जी की, अगर मेरा पैसा जो है 100 रुपया निवेश किया हुआ पैसा, ठीक है, वो 120 रुपया बन जाए। राइट। अगर मार्केट कंडीशन अच्छे नहीं है और मेरा 100 रुपया जो है, भले एक 100 रुपये पे रहे या फिर 102 बन जाए या 105 बन जाए, ठीक है, फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसके बाद जो है बाजार किस तरह से कहाँ पे पोटेंशियल है। ठीक है। हम्म। अब यही चीज आप पिछले 10-15 साल पहले चले जाते हैं, जहां पे मेरा 100 रुपया जो है मैं 90 रुपये बनते हुए देखूंगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वहां पे शेक होता है। तो हम्म। ये जरूरी नहीं है कि केवल हम रिटर्न्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट बना के या फिर एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के उसको टटोले। राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे निवेशक जो है, जो इंडियन निवेशक है, उन्होंने ये चीज समझ गया है उनको कि स्टेबिलिटी का एक अलग सा सिग्निफिकेंस है, और कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं वो डीआईआई फ्लोज में रिफ्लेक्ट कर रही है। आ, तो ये जो अगर आप देखें तो एक एक अच्छी चीज है। किस हद तक चलेगी, किस हद तक वो रिवॉर्ड करेगी, ये जानना और ये जान के ये समझना और देखना बहुत जरूरी है। जी सर, वैसे अर्निंग सीजन जो है वो उसके नतीजे आ गए हैं। जो रिजल्ट्स जारी कर रही थी कंपनियां वो जारी हो चुके हैं। Q1 FY26 के लिए अर्निंग सीजन कैसा लग रहा है सर? वैल्यूएशंस अब कैसे लग रहे हैं बाजार के इसके बाद? जी। तो उसकी भी स्थिति थोड़ी सी वैसे ही अलास्का मीट जैसी, ना हम्म। ना ऐसा कोई बुरा आउटकम आया है, हम्म। और ऐसा भी आउटकम नहीं आया जैसे कि जो आपको एकदम एकदम आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाए, वेरी फ्रैंकली। हो सकता है कुछ पॉकेट्स में, कुछ सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज नजर आएगी। खास करके अगर आप बात करें तो हम आईटी की बात करें या फिर बैंकिंग की बात करें, वहां पे अभी भी थोड़ा सा, क्योंकि अर्निंग्स थोड़े से स्ट्रेस्ड लग रहे हैं।
बाकी ओवरऑल हम एक ही चीज कहेंगे कि अराउंड 7 to 8% ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। एकदम सुपरलेटिव एक्सपेक्टेशंस आज के समय में हम ना रखें तो बेटर है। बट इट हैज बीन इट बीन अ रीजनेबल और आई वुड से एन एवरेज और अराउंड एवरेज काइंड ऑफ अर्निंग्स का जो जो एस्टिमेट है। जी सर, वैल्यूएशंस बेहतर लग रहे हैं इस समय भारतीय बाजार के इस अर्निंग सीजन के बाद? थोड़े थोड़े इम्प्रूव हुए हैं। हम्म। थोड़े जरूर बिल्कुल इम्प्रूव तो हुए हैं। और कुछ पॉकेट्स में है, जरूरी नहीं है कि अक्रॉस ब्रॉड मार्केट में आए, राइट। लेकिन कुछ सेक्टर्स में बिल्कुल धीरे धीरे करके हमको और अपॉर्चुनिटीज नजर आते हुए दिखेगी। जी सर, थोड़ी बात अब म्यूचुअल फंड्स पे भी कर लेते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियोज जो हैं उनको लेकर के हमारे दर्शक काफी इस शो की तरफ देखते हैं। आम्फी का एक डेटा आया था सर, उसको मैं आपके सामने रखती हूँ और उसके बाद मैं म्यूचुअल फंड पे आपके साथ जुड़ूंगी। जुलाई में एसआईपी के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में 42,702 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। यानी एसआईपी में बम्पर निवेश इस समय हुआ है, रिकॉर्ड निवेश हुआ है जुलाई में। जो ये आंकड़े बता रहे हैं, पिछले महीने के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 81% ज्यादा निवेश इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हुआ है, और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं पर सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स की बात करें तो 9,426 करोड़ रुपए का इनफ्लो दर्ज हुआ है, पिछले महीने से 19 गुना ज्यादा। और मिड कैप की बात कर लेते हैं सर, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी वॉलेटिलिटी थी। तो फ्लेक्सी कैप में 7,654 करोड़ रुपए का निवेश, और स्मॉल कैप फंड्स में 61% निवेश बढ़ गया और 6,484 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। मिड कैप फंड्स में निवेश 38% बढ़ गया और 5,182 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। ये सभी आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में लोग अब ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि शायद डायरेक्ट स्टॉक मार्केट्स में जाने से ज्यादा बेहतर है कि हम म्यूचुअल फंड्स की तरफ आए। लेकिन सर, यहाँ पर सवाल ये कि हम बात करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप की, और पिछले समय में बाजार की एक तस्वीर ऐसी थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप से थोड़ा दूरी बनाने के हम सजेशंस दे रहे थे। जी। क्या ऐसा लगता है कि मिड कैप का वैल्यूएशन बेहतर है और अब मिड कैप में रिस्क लिया जा सकता है, मिड कैप फंड्स की तरफ देखना सही रहेगा? तो देखिए, अच्छी चीज ये है कि अगर आप रिकॉर्ड एसआईपीस की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए नजर आ रहा है, हम्म। लोगों का इन्वेस्टेबल सरप्लस बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो अच्छी है। आ, हम अभी भी मानते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में आज के समय में भी थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखें तो बेटर होगा। लार्ज हम्म। कैप वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से आज भी उचित और अट्रैक्टिव लग रहे हम्म। हैं। मिड कैप स्मॉल कैप्स थोड़े से अभी भी स्ट्रेच लग रहे हैं, और इसके लिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि एक एलोकेशन बेस्ड अप्रोच रखें, ना कि ऑल आउट आप केवल मिड कैप स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में निवेश करने का शुरू कर दे, या फिर उसके उसके ऊपर ही पूरे फंड उसी फंड के कैटेगरी के लिए आप पूरा हम्म। पोर्टफोलियो बनाएं, राइट। लार्ज कैप्स appears to be a better investment avenue at this stage हम्म। कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप में अभी भी थोड़े रिस्क जो है अभी भी बरकरार है। देखिए, कुछ रिस्क जो है वो बाय डिफॉल्ट रिस्क है, हम्म। राइट। ठीक है, ठीक है। जो मिड कैप स्मॉल कैप के कुछ रिस्क जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट रिस्क होते हैं, राइट। तो उनको अगर हम साइड में रख दें तो सबसे उसके बाद अगर हम देखें तो आइडियल सिचुएशन में आपका जो ओवरऑल जो पोर्टफोलियो जब आप बनाते हो तो प्रीडोमिनेटली आप पसंद करोगे कि आपका लार्ज कैप ओरिएंटेड ज़्यादा हो, और उसमें मिड कैप्स उसके बाद, और उसके बाद एक एलोकेशन जो है वो स्मॉल कैप का हो। पिछले कुछ जी। वर्षों में हमने ये देखा है, अरुणिमा जी, की बहुत सारे लोगों का जो पोर्टफोलियो जो है वो हेवीली टिल्टेड है मिड कैप और स्मॉल कैप की तरह, हम्म। राइट। तो कहीं ना कहीं वो एक रिस्क एलिमेंट कैरी कर रहे हैं। और उस रिस्क को उसको मिटिगेट करने के लिए आज के समय में अगर आपको पैसा निवेश करना है तो आप लार्ज कैप ओरिएंटेड इन्वेस्ट फंड्स अगर आप देखें तो वो बेटर होगा, तो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस आउट कर देगा। हम्म।
सर अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेट किया हुआ है, एक तो सबसे पहले समझना चाहेंगे आइडियल एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का। और अगर मिड कैप या स्मॉल कैप में एलोकेशन ज्यादा है तो क्या अब रिबैलेंसिंग की जरूरत अभी भी है? क्योंकि मिड कैप भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पॉपुलर होते नजर आ रहे हैं जी। निवेशकों के बीच में, लेकिन रिटर्न के मामले में थोड़ा रिस्क का गेम हो जाता है यहाँ पर। तो किस तरीके का आइडियल एलोकेशन और क्या रिबैलेंसिंग करें अभी? तो देखिए, अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव से ऑफकोर्स उसमें कोई डाउट नहीं है कि मिड कैप्स में अपॉर्चुनिटीज है जहां पे आप आपके पैसे को ग्रो कर पाए। लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं वो पेशेंस रखना भी जरूरी है। मिड कैप और स्मॉल कैप में जब वोलेटिलिटी आती है तो उन पे इम्पैक्ट ज्यादा आता है। राइट। ठीक है। हो सकता है कि पिछले 3-4 वर्षों में जिन निवेशकों ने इन्वेस्ट किया है उन्होंने अब तक वो वॉलेटिलिटी देखी ना हो। हम्म। उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी वॉलेटिलिटी वापस कभी नहीं आएगी। हम्म। राइट। ठीक है। तो ये जैसे मैं कह रहा था कि कुछ इनहेरेंट रिस्क होते हैं, ओके, वोलेटिलिटी के, वो ये सेगमेंट में हमेशा रहेगा। ओके। अगर आज के समय में अगर आइडियल एलोकेशन की बात करें, ठीक हम्म। है, तो देखिए ये आइडियल एलोकेशन जो है ना, ठीक है, ये एक कहीं ना कहीं आप जनरलाइज नहीं कर सकते, ये बहुत हम्म। सब्जेक्टिव है। राइट। हो सकता है अरुणिमा जी की आप और आपके एक आपके एक करीबी फ्रेंड हो जो सेम एज ग्रुप के हो, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, आपके ऑब्जेक्टिव्स अलग है, उनके रिक्वायरमेंट्स अलग है, उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग है। राइट। तो उसके अनुसार जो है वो टिपिकली एक एलोकेशन बनता है। बट ऑल हम्म। सेड एंड डन, आई थिंक अगर आप आज के समय में भी अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो किसी का भी देख ले, और ऐसा पोर्टफोलियो जिन्होंने कंसिस्टेंटली एक डिसेंट रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर के लिए जनरेट करके दिया है, आई एम प्रिटी श्योर दैट पोर्टफोलियो विल हैव क्लोज टू अराउंड 65% in large cap, and हम्म। then around 25 to 30% in small cap, और बाकी जो है मिड कैप, और बाकी जो है वो आपका स्मॉल कैप में होगा। हम्म। राइट। ठीक है। और रीबैलेंसिंग करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से निकल जाए। आज के समय में बहुत सारे निवेशक हैं जो हर महीने हर साल जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट को निवेश करते हैं। हम्म। ठीक। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है उसको आप अगर आपको रीबैलेंस करना है, और आप मिड कैप लार्ज कैप में हैवी हो आज के समय में, खास करके लेट्स से मिड कैप या फिर स्मॉल कैप फंड्स में, ओके, हम्म। और एडिशनल पैसा है, तो आप लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स में निवेश करें तो अपने आप आपका पोर्टफोलियो जो है वो रीबैलेंस हो जाएगा। और आपको किसी को कहीं पे बेच के कहीं पे, बिकॉज कहीं ना कहीं हमको एक चीज समझना है कि ऑन एवरी रिडेम्पशन और सेल देर इज अ टैक्स इम्प्लीकेशन। कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का इम्प्लीकेशन होता है। हम्म। ऑफकोर्स मैटर करेगा कि कितने हद तक आप उसको क्या अमाउंट तक रिडीम करते हो और उसको री इन्वेस्ट करते हो। हम्म। राइट। लेकिन वो हमेशा रहेगा, तो उससे अच्छा तो आप एडिशनल पैसा जो है, ठीक है, उसको ऐसे मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर ऐसे फंड्स में लगाएं जहां पे, ओके, वहाँ उनका जो नए फंड्स का एलोकेशन अपने आप बढ़ जाए और जो एग्जिस्टिंग फंड्स है उनका कम हो जाए। तो ये एक अच्छा तरीका है रीबैलेंस करने का। जी सर, वैसे इस पूरे कॉन्वर्जेशन के दौरान एक मेरे दिमाग में सवाल आया है, वो जरूर आपसे करना चाहूंगी कि आप जब अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो क्या जी। अप्रोच लेकर के चलते हैं? क्योंकि जिस तरीके से हम आपसे बात करते हैं, आपके सजेशंस लेते हैं, कहीं ना कहीं व्यूअर्स का ये भी इंटरेस्ट होता है कि जब हमें एक एक एक्सपर्ट एडवाइस लेनी हो तो हम पहले ये देख लें कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो रोज डील कर रहे हैं बाजार से, जी। वो अपने लिए पोर्टफोलियो अगर मैनेज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो जी। किस तरीके से बना रहे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्निमा जी। हैं? जी। और देखिए, मैं आपको एक सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा किस तरह से हम हमारा पैसा देखते हैं। राइट। तो हमारा पैसा जो है सारा गोल ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट पे चलता है। हम्म। राइट। हमारे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट्स आज के समय में, ठीक है, ऐसा नहीं है जो रैंडम इन्वेस्टमेंट्स। हम्म। ठीक है। आज हमने कुछ फंड्स में निवेश किया है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से किया है, तो हमने उसके हिसाब से किया है कि ये पैसा जो है मेरे रिटायरमेंट या फिर मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए है। हम्म। राइट। ठीक है। कुछ शॉर्ट टर्म में निवेश किया होगा, शॉर्ट टर्म यानी आप नियर टर्म डेट में पकड़ लीजिए या लिक्विड फंड्स में। वो इसलिए किया है कि हमारे कुछ 1 या 2 साल में जो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं हम्म। उसको हम उसमें निवेश करके हम कर रहे हैं। अगर मेरे पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो आज के समय में ऑलमोस्ट अराउंड 65% जो है, 65 to 70% लार्ज कैप होगा। हम्म। राइट। ओके। और बाकी जो है विच वुड बी अ मिक्स ऑफ मिड मिड एंड स्मॉल कैप, वो भी स्मॉल कैप मेरा अंदाजा है कि 10% से ऊपर नहीं जाएगा। जी। राइट। ठीक है। और
एसेट एलोकेशन की बात करें तो मेरे मोस्ट ऑफ द गोल्स आर लॉन्ग टर्म। हम्म। तो आज के समय में एसेट एलोकेशन में, बिकॉज हमारी जो गोल्स है वो लॉन्ग टर्म है, और मेरे मैं ये मानता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म गोल्स है देन आई हैव दैट एपेटाइट टू टेक रिस्क। रिस्क हम्म। लेने की क्षमता है और मेरे पास समय भी है। राइट। तो आज के समय में ऑलमोस्ट 95% जो है मेरा ओवरऑल एसेट्स वो हम्म। इक्विटीज में इन्वेस्टेड है, और खास करके इक्विटी फंड्स में, हम्म। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहा है। और मैं जो है 2006 से निवेश करता हूँ। ठीक है, तो 2006 में हमने हमारी लाइफ की पहली एसआईपी शुरू की थी, और अब तक हम निवेश करते जा रहे हैं। जी। राइट। जी। तो सर आपके गोल्स लॉन्ग टर्म है इसलिए इक्विटी देखना बेहतर लगा आपको। जी। लेकिन आज का जो यूथ है सर उनके लिए भी हम ये जरूर सवाल सोचेंगे कि ज्यादातर जो इस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग उनके गोल्स जो होते हैं वो ये कि अगले कुछ सालों में हमें घर लेना है, या अगले कुछ सालों में शायद इतनी गाड़ी लेनी है, या अभी से कुछ सालों में इतना फंड इकट्ठा हो जाए कि कहीं बाहर पढ़ने चले जाएं एजुकेशन के लिए अपनी। ये थोड़े शॉर्ट टर्म गोल्स में जी। काउंट हो जाता है, रिटायरमेंट प्लानिंग से पहले के ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। इस तरीके के गोल्स के लिए भी क्या लार्ज कैप फंड्स बेहतर रहते हैं? तो देखिए, अगर गोल्स है तो उनकी टाइमलाइन जरूरी है। हम्म। किसी को 5 साल में घर खरीदना है, किसी को 2 साल में खरीदना है। जिनको 2 साल में खरीदना है उनके लिए एलोकेशन अलग होता है, जिनको 5 साल में खरीदना है उनके पास समय ज्यादा है, वो रिस्क ले सकते हैं। उनका इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है। हम्म। जिनको 1 या 2 साल में खरीदना है, ठीक है, हो सकता है उनको इक्विटीज में निवेश ही ना करें। राइट। ठीक है, क्योंकि अगर एक जैसे आप समझ लीजिए कि किसी ने 1 साल पहले किसी ने सोचा होगा कि मुझे घर खरीदने के लिए मैंने ये पैसा जो है निवेश करके मैं इक्विटीज फंड्स में निवेश करूं, और पिछले 1 साल में मार्केट फ्लैटिश रहा है, तो हम्म। आज तो उनका पैसा बढ़ा नहीं है। राइट। ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है, तो वो ऑब्जेक्टिव, अगर आपको घर खरीदना है या आपको पढ़ाई के लिए इकट्ठा करना है पैसा, टाइमलाइन बहुत मैटर करता है अर्निमा जी। ओके। और टाइमलाइन में अगर आपका कोई भी पैसा आपको 1 से 2 वर्षों में चाहिए, तो आप हम्म। कोशिश कीजिए कि आप इक्विटी को ज़्यादा निवेश ना करें या फिर नहीं करें, बेटर है। हम्म। राइट। तो एनीथिंग जिसपे आपको 3 साल के ऊपर अगर आपको लगता है, जहाँ पे आपका गोल जो है 3 साल के ऊपर है, तब हम्म। इक्विटी एलोकेशन रखें। जितना शॉर्टर, 3 साल से जितना शॉर्ट, यानी 3 से 4 5 साल, आपका लार्ज कैप जो है उतना ही बड़ा एलोकेशन रखें। ठीक हम्म। है। लार्ज कैप को आप कम, और मिड और स्मॉल कैप को ऐड करें अगर आपका गोल जो है थोड़ा सा लंबा हो। जी। राइट। ठीक है, तो तब आपकी, बिकॉज तब आप उसमें आप रिस्क ले सकते हो। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपका रिक्वायरमेंट है, अगर आपको लगता है कि 2 साल तक आपका पैसा, हम्म। 2 से 3 साल के अंदर आपको पैसा लगेगा, तो बिल्कुल आप हाइब्रिड फंड जैसे मल्टी एसेट हो गया, या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स हो गए, उनको भी हम्म। आप देख सकते हो। मैं अग्रेसिव हाइब्रिड फंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में टिपिकली देखा गया है कि अराउंड 75-80% जो है वो हमेशा इक्विटी ही रहा है। हम्म। राइट। ठीक है। तो मल्टी एसेट या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स आर अ बेटर इन्वेस्टमेंट अगर आपका टाइम होराइजन जो है वो 2 साल के आसपास या फिर 2 ढाई साल का हो। जी। सर थीमेटिक फंड्स अभी आपके रडार पर हैं क्या? थीमेटिक फंड्स के लिए कुछ सजेशंस हैं? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि निवेशक थीमेटिक फंड्स फंड्स में एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद पैसे फंस जाते हैं। उसके बाद ऐसा लगता है कि अगर ये थीम, जनरली एंट्री तभी होती है जब थीम बेहतर परफॉर्म कर रही होती है, और उसके बाद थीम का जब एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जिसके बाद वो थीम चलना बंद कर देती है, ऐसे फंड्स में कहीं ना कहीं पैसे लगाने के बाद निवेशक थोड़े से निराश हो जाते हैं। रडार पर रखते हैं आप थीमेटिक फंड्स? जी। तो एक चीज मैं क्लियरली कहना चाहूंगा अरुणिमा जी कि थीमेटिक फंड्स हमारे हमारे एलोकेशन में नहीं आते। हम्म। राइट। ठीक है, और ये वर्षों से हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर्पस एक ही है कि जो आपने जो जिस तरह से एक्सप्लेन किया ये क्वेश्चन, उसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और वही आंसर है कि थीमेटिक्स जो होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। हम्म। राइट। और खास करके बहुत सारे निवेशक जो है, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर थीम में जब निवेश करते हैं जब उसकी पहले से ही एक रैली हो चुकी थी। ठीक है। आप इतिहास में पहले भी जाके देख लीजिए, कोविड के समय में अगर आप देखेंगे तो फार्मा हो गया, आईटी हो गया, फिर हम्म। बीच में एक बज आया जहाँ पे पीएसयूज बहुत अच्छा कर रहे थे, तो सारे लोगों को पीएसयूज फंड में निवेश करना है। हम्म। राइट। तो ये सारे जो है ये साइक्लिक होते हैं।
ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग से ही एक एक सिंपल सा, हमारे क्लाइंट्स के लिए बहुत ही सिंपल सा अप्रोच रखा है, जहाँ पे हमने थीमेटिक फंड्स को अवॉइड किया है। ठीक है। हम्म। और बिकॉज यही यही इनहेरिटेंट प्रॉब्लम है कि आपका जो यू नो इन्वेस्टमेंट जो है वो एक फेज के थ्रू जाएगा जहाँ पे वो पर्टिकुलर थीम या फिर वो पर्टिकुलर सेक्टर जी। ठीक ना करे। राइट। हम्म। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो जो पेशेंस, लेवल ऑफ पेशेंस ज्यादा होना चाहिए जब आप थीमेटिक फंड्स में निवेश करें, और आपका जो एपेटाइट टू होल्ड शुड बी लॉन्गर। ठीक है। हम्म। क्योंकि कभी कभार हमने देखा है, बहुत साल पहले भी ऐसा भी हुआ है कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ थीम आया था, और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे लोग निवेशक ने निवेश किया, और फिर जो है रिटर्न जो है कुछ सालों तक उनको नहीं मिला। राइट। हम्म। और आप यू आर बेटर ऑफ विद इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड, और ये भी मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड मैनेजर को अगर लगता है कि ये सेक्टर उचित है या फिर अच्छा कर रहे हैं, हम्म। राइट, तो उनके पास फुल लिबर्टी है कि उस सेक्टर में एलोकेशन बढ़ा दें। हम्म। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको कहीं ना कहीं वो रिस्क को मिटिगेट करने में हेल्प करती है, और अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करते, वो भी अपना हम्म। एलोकेशन बढ़ा देंगे। राइट। ठीक है। तो ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो और एक और चीज है कि जब आप थीमेटिक या सेक्टर में करते हो तो आपका 100 का 100 रुपया जो है वो एक पर्टिकुलर थीम या सेक्टर में लगता है। हम्म। क्योंकि डाइवर्सिफाइड में वो 100 रुपया थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होता है। ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे सभी चीज जो आएगी वो रिस्क और रिटर्न पे आएगी। राइट। ठीक है। ठीक है। अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है तो आप सेक्टोरल फंड्स में डाल रहे हो, सारा पैसा जो है एक ही सेक्टर में ले रहे हो। ओके। हम्म। ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं रिस्क को, अगर क्या उसको कहते हैं, रिड्यूस करना है, कम करना है, ठीक है, तो आप डाइवर्सिफाइड में रखते हैं जहाँ पे पैसा जो है अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग इंडस्ट्रीज में जाता है, और उसके हिसाब से आपका रिटर्न जो है उसके अनुकूल आता है। हम्म। ठीक है। तो आप जब भी आप सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड देखें, तो हमारी राय में आपका पोर्टफोलियो जब एक स्टेज पे अच्छा बन जाए, ठीक है, जहां पे आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ गई हो, तब आप थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स को ऐड करने का सोचिए। हम्म। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि आपको थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। जी। सर, आपने रिस्क और रिटर्न की बात की कि सब कुछ आकर के रिस्क और रिटर्न पे ही अटकता है। आ, यहाँ पर थोड़ा हम बाजार के अलावा भी एसेट क्लास के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि इस समय रिटर्न तो भरपूर मिल रहा है दूसरे एसेट क्लासेस में, जैसे गोल्ड और सिल्वर। हम मान के चल रहे थे कि गोल्ड एक पॉइंट के बाद कहीं ऐसा ना हो कि निवेशकों को धोखा दे दे, इसलिए हम कह रहे थे कि थोड़ा सा कॉशियस होकर के निवेश करिए। ऑलरेडी एक रैली आई हुई है गोल्ड में, लेकिन सर ये रैली तो रुक नहीं रही है अभी। जी। और साथ ही साथ सिल्वर में भी एक रैली बहुत तेजी से आई, और सिल्वर भी गोल्ड को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय। मेटल्स में क्या इस समय निवेश बढ़ाएं या फिर इक्विटी? सर यहाँ कंपैरिजन भी चाहूंगी मैं आपसे, इक्विटी बेहतर क्लास चढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस समय, या फिर ये दोनों एसेट क्लासेस ज्यादा बेहतर चढ़ते नजर आ रहे हैं? जी। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है ना, ठीक है, ये एक डिसिप्लिन की चीज है। हम्म। राइट। ओके। और जब आप डिसिप्लिन तरीके से निवेश करोगे तो आप एक एक एसेट एलोकेशन को जो है ना, ठीक है, उसको फॉलो करोगे। जी। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें गोल्ड का रिटर्न जो है, गोल्ड का रिटर्न खास करके पिछले एक साल में आई थिंक अराउंड 40% रिटर्न रहा है। और हम्म। वो जो है उसने यही यही चक्कर को देखकर लोगों का जो जो गोल्ड के प्रति जो देखने का नजरिया है वो काफी बदल चुका है। राइट। हम्म। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमको एक चीज याद रखना है कि आप निवेश करते हैं तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में है, और उस हम्म। एसेट क्लास की क्षमता कंसिस्टेंटली उस रिटर्न को जनरेट करने में क्या है वो जानना जरूरी हम्म। है। तो गोल्ड एक एज एन एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, नो डाउट। ओके। ठीक है। पिछले बार भी, या फिर मैं आपके यहाँ पे 2-3 बार शोज पे आ चुका हूँ, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि गोल्ड को देखने का तरीका एक एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से देखें, ना हम्म। कि रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से। राइट। ठीक है। नो डाउट, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, टैरिफ वॉर, यही सब चीज को लेकर जो गोल्ड जो है उसमें काफी जो प्राइस है वो बढ़े हैं। और एज एन एसेट क्लास नो डाउट आपका कुछ पैसा जो है वो उसमें निवेश करके रहना, आप रख सकते हो, कोई डाउट नहीं उसमें। हम्म। लेकिन कितना परसेंट, ये एक जो है ये एक पर्सपेक्टिव और एक इंडिविजुअल की जो जो उनके पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से करें तो बेटर है।
हमने देखा है जब तक ये 5 to 10 to 12% के आसपास जो है, खास हम्म। करके, ठीक है, ये एलोकेशन रहता है एटलीस्ट हमारे एंड पे। ओके, डिपेंडिंग ऑन जो क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, राइट। और मैं ये नहीं मानता कि गोल्ड किसी भी स्टेज पे ऐसा आएगा जहाँ पे वो आपकी इक्विटी को रिप्लेस कर दे। ठीक है, हम्म। ये इक्विटी के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, गोल्ड के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। ठीक है। और सिल्वर की बात करें तो हमारा व्यू आज भी सिल्वर पे वही है कि सिल्वर का जो यूज जो है वो इंडस्ट्रियल यूज है, हम्म। खास करके ज्यादातर। ओके। और गोल्ड और सिल्वर की तुलना ना करें तो और बेटर है, क्योंकि गोल्ड का पर्पस अलग होता है, सिल्वर का पर्पस जो है वो इंडस्ट्रियल यूज के हिसाब से होता है। जिस दिन इंडस्ट्रियल हम्म। डिमांड कम हो गया तो आपका जो रिपरकेशन ऑन सिल्वर प्राइजेस कुड बी हायर, राइट। जबकि गोल्ड का पर्पस जो है, गोल्ड इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल करेंसी, राइट। हम्म। ठीक है, उसका उसका पर्सपेक्टिव अलग है, हम्म। राइट। ठीक है। तो एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो आप अराउंड 10 to 12 या 10 to 15% एलोकेशन आप गोल्ड पे हम्म। रखें। सिल्वर मेरे हिसाब से आई डोंट नो कि आपके आपके पोर्टफोलियो की कोर पोर्टफोलियो का जरूरी है या नहीं। जी सर, बहुत कुछ समझने की कोशिश की है हमने कि मिड कैप में कितना वैल्यूएशन रखें, क्या कुछ करें अभी अपने पोर्टफोलियो को लेकर के। और अभी ये जो सीजन चल रहा है वॉलेटाइल मार्केट का, Q1 रिजल्ट्स के बाद जो है वो, उसके बाद बाजार किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है ये तो हम देख ही रहे हैं। और इसमें अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कैसे रखें। एक आखिरी सवाल सर, अभी फिलहाल निवेशकों के लिए कुछ सलाह होगी जो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जितने भी निवेशक हैं, अपने पोर्टफोलियो को लेकर के, उनके पोर्टफोलियो को लेकर के आप कुछ सलाह देना चाहें। सो देखिए, जिस तरह से मैंने कहा और आपने मुझे एक प्रश्न पूछा था कि आप यहाँ पे खड़े होके, आप यहाँ पे बैठ के आप इतना सारा जो सवाल के जवाब देते हो, राइट, आप अपना पैसा किस तरह से मैनेज करते हो। हम्म। ठीक है। तो और हमारा आंसर बहुत सिंपल था कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हो वो विदाउट पर्पस या विदाउट गोल से आप इन्वेस्ट ना करें, हम्म। राइट। फिर आप बता रहे हो कि गोल्ड आपका भले शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उसके हिसाब से उसके अनुसार आप निवेश करें। हम्म। वॉलेटिलिटी ऑफ कोर्स हमने देखा है पिछले, मार्केट जो है 26 सितंबर को पीक हुआ पिछले साल, और फिर वापस करेक्ट होके फिर ऑलमोस्ट वही वही लेवल्स पे, आई थिंक 2-2.5% पीक के बाद वापस नीचे आ गया है। तो ये हम्म। वॉलेटिलिटी हमेशा रहेगी। ओके। और इस वॉलेटिलिटी की वजह से ही पोटेंशियल बनता है स्टॉक मार्केट से रिटर्न जनरेट करने का, जी। राइट। तो आपको बहुत सिंपल चीज करना है कि अगर आपका आज के समय में अगर आपके पास 100 रुपया जो है, ठीक है, और ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए है, आप बिल्कुल इक्विटी फंड्स में निवेश करें। हम्म। लेकिन इक्विटी फंड्स में जब निवेश करें तो हो सकता है आज के समय में आप केवल 15 से 20% उसको इक्विटी फंड्स में डालें, और बाकी का जो 80% है उसको हम्म। आप STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान रूट से आप अगले 6 महीने में निवेश करें। ठीक है, हम्म। लिक्विड से इक्विटी में, राइट। इससे आपका जो है, आपका कॉस्ट जो है वो एवरेजिंग जो है बेटर होगा अगर वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। और आपके पास अगर मान लीजिए यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम होती है, हम्म। ठीक है, तो आपके पास कैश अवेलेबल है जहाँ पे आप उसको डिप्लॉय इमीडिएटली कर सकते हो। जैसे हो सकता है कि अभी इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कल और अगले कुछ दिनों में मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, क्योंकि अगर ये GST रैशनलाइजेशन या रिफॉर्म अगर हम कहें तो ये बहुत ही बड़ा इवेंट हो सकता है। ठीक है। हम्म। व्हेन आई से बड़ा, यानी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ओवरऑल इकोनॉमी और मार्केट्स के लिए, राइट। अब ये देखना जरूरी है कि किस हद तक मार्केट उसको किस तरह से बिहेव करता है। हो सकता है कि वो प्रीएम्प्ट ना करे और वेट करे उस ओकेजन का जब ऐसा जब वो सामने आए, राइट। हम्म। तो आप आज के समय में, बिकॉज वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी है, आप अपने पास जो है, ठीक है, वॉलेटाइल मार्केट में कैश इज किंग, हम्म। तो आप उसको, आप कुछ पैसा जो है पहले से मार्केट में लगा दे। जैसे मैंने कहा 20-25% तक आप इक्विटी फंड्स में निवेश कर दे, बाकी जो है STP रूट से अगले 6 महीने में आप वो पैसा जो है पूरा निवेश करके रखते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपका रिक्वायरमेंट है, खास करके 1 या 2 साल में, तो जैसे मैंने कहा कि अ, अगर मुझे पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लगाना है तो मैं हो सकता हूँ कि मैं इक्विटीज फंड्स में शॉर्ट टर्म के लिए ना लगाऊं। हम्म। ठीक ठीक है, तो मैं आई वुड प्रेफर अ हाइब्रिड फंड लाइक अ मल्टी एसेट फंड। हम्म। ओके। और अ कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड।
जी। तो ये, और एक ही चीज कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट्स जो है, ठीक है, आप अगर आपने एक 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 अच्छी तरीके से सोच समझ के उसको अलाइन करके कि आपको पैसा कब चाहिए उसके हिसाब से निवेश करेंगे, ठीक है, तो आपका जो रिटर्न्स पोटेंशियल तो बढ़ता ही है, साथ में उस पे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स पे रिस्क जो है वो भी सीमित हो जाते हैं। हम्म। जी। हर्षद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस शो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत कुछ जानने को मिला है इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मैनेज करना चाहिए इसको लेकर के। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।